हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे छोटे से नन्हे से प्यारे इसी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर और हम एक थर्मोडायनेमिक्स का एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। कल हमने बेसिकली एंट्रोपी के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था। आज हम डीप डिस्कशन करेंगे एंट्रोपी के ऊपर। और पहले तो कल की क्लास से रिलेटेड 1 2 3 क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड HCl आर 0.13, 0.22 एंड 0.19 किलोजूल पर मोल पर केल्विन respectively. The total change in standard entropy for the reaction एक रिएक्शन दी है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स 2 HCl इज। पहला ऑप्शन है 30 जूल पर केल्विन पर मोल। बी ऑप्शन है 40 C60 D 20 जूल पर केल्विन पर मोल। जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल। तो हमने केमिकल रिएक्शन के लिए एंट्रोपी, स्टैंडर्ड एंट्रोपी का एक फॉर्मूला पढ़ा था। अगर हमको टोटल चेंज निकालना है और एक रिएक्शन गिवन है तो एंट्रोपी चेंज कैसे निकालते थे? स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज, समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, समेशन ऑफ। ठीक है, तो प्रोडक्ट की कितनी है? HCl की कितनी गिवन है? 0.19, लेकिन 2 मोल है HCl, तो 2 इंटू 0.19 माइनस रिएक्टेंट हाइड्रोजन और क्लोरीन है, 1 मोल है दोनों, तो 0.13 प्लस 0.22। अब निकालो इधर से 0.38 आएगा माइनस 35, 0.35 इधर से निकल के आया 0.03 किलोजूल मोल, यूनिट किलोजूल पर मोल पर केल्विन में है, पर मोल पर केल्विन। आंसर देखो, चेक करो, आंसर सभी जूल में है, तो इसको किलोजूल को जूल में बदल लो, कुछ नहीं, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 30 जूल पर मोल पर केल्विन आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। चलो और आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे। प्रेडिक्ट which of the following reaction has a positive entropy change पहला ऑप्शन Ag एक्वस है प्लस क्लोरीन एक्वस है, AgCl सॉलिड है। सेकेंड NH4Cl सॉलिड है, NH3 गैस है,
प्लस HCl गैस है। थर्ड, सेकेंड, थर्ड 2NH3 गैस, नाइट्रोजन गैस प्लस 3H2 गैस। ऑप्शन 1 and 2, थर्ड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। थोड़ा साउंड का इशू आ सकता है क्योंकि आज हमारा 15 अगस्त है, तो थोड़ी कॉपरेट करना। थोड़ा बहुत क्लिच आया होगा, अभी साउंड निकल के। चलो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैज पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज। एक क्वेश्चन है, पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज पूछा है, तो हमको सिंपली क्या है, डेल्टा एन जे निकालना है। देखो, पॉजिटिव चेंज देखने के लिए देखो, इधर एक्वस है, इधर एक्वस है, इधर सॉलिड है, तो इधर एंट्रोपी बेसिकली डिक्रीज होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा एंट्रोपी गैस की होती है, फिर लिक्विड की, फिर सबसे कम होती है सॉलिड की। तो एंट्रोपी सॉलिड की, इधर एंट्रोपी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि एक्वस से सॉलिड में जा रहा है। इधर तो एंट्रोपी कम हो रही है। अब इधर डेल्टा एन जी निकाल दो। डेल्टा एन जी कितना आ रहा है, 2 मोल है, और इधर 0, सॉलिड को हम कंसिडर नहीं करते, तो पॉजिटिव एंट्रोपी आई है इधर। इधर देख लो, डेल्टा एन जी 4 और इधर 2 मोल है, -2, तो इधर आई है पॉजिटिव, +2 आएगा, इधर भी +2। तो दो जगह सेकंड और थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा, पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज होगा। तो सेकंड थर्ड ऑप्शन कहाँ है, सेकंड ऑप्शन, ये हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। आई थिंक एक क्वेश्चन भी तुमको समझ आया होगा। छोटा छोटा सा वेरिएशन है, मैं वो भी क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। पता चला कि तुमको एक क्वेश्चन देख के तुम्हारे हाथ पैर फूल गए, इसलिए इस क्वेश्चन को डालने का मेन मोटिव यही था, ठीक है। इसमें डेल्टा एन जी से मत सोचना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एसोसिएटेड with negative change in entropy, A option 2SO2 2SO3 गैस से 2SO2 गैस प्लस O2 गैस। सेकेंड ऑप्शन C2H6 गैस से C2H4 गैस प्लस H2 गैस। थर्ड ऑप्शन 2 कार्बन सॉलिड है प्लस O2 गैस है, गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। थर्ड ऑप्शन, फोर्थ 2C2H2 गैस, C6H6 ये क्या है, लिक्विड। तो देखो, इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, नेगेटिव चेंज इन एंट्रोपी देखना है। तो नेगेटिव कब आएगा, जब डेल्टा एन जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। इधर डेल्टा एन जी निकालो, इसमें प्रोडक्ट के मोल 3 -2, इधर तो पॉजिटिव आ रही है। इसमें देखो डेल्टा एन जी निकालो, तो -1, इधर भी पॉजिटिव आ रही है। इधर डेल्टा एन जी देखो, 2 - 1, इधर भी पॉजिटिव है, मतलब ऑप्शन हमारा यही सही होगा। देखो, गैस की एंट्रोपी ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है, तो निगेटिव इसी में आएगा, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा एंट्रोपी गैस की, फिर लिक्विड की उससे कम, फिर सॉलिड की सबसे कम एंट्रोपी। तो इधर ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गैस से लिक्विड में जा रहा है। तो आई थिंक तुमको समझ में आया होगा, एंट्रोपी क्या होगी, इधर नेगेटिव होगी। आई थिंक तीनों क्वेश्चन तुमको समझ में आ गए होंगे, तो हम आगे की तरफ बढ़ें। तो
अब हम चलते हैं कहाँ पर, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको स्लॉट से डिनोट करते हैं, मतलब स्लॉट सिंपल छोटे टर्म में शॉर्ट फॉर्म स्लॉट, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसे तो पहला स्टेटमेंट मैं बोलूँगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता था कि एनर्जी ऑफ यूनिवर्स मतलब एनर्जी ऑफ सिस्टम सराउंडिंग, मतलब एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है ऑफ यूनिवर्स। तो पहला स्टेटमेंट लिखेंगे, द एसेंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स is that all chemical and physical reaction, सीधा लिख लो ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट that energy of system is always constant। मतलब इसने सीधा बोल दिया एनर्जी कंजर्वेशन, इधर क्या लग रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। सेकेंड लॉ में क्या था, सेकेंड लॉ में हमने एंट्रोपी पढ़ के आए हैं। तो सेकेंड लॉ सिंपली एंट्रोपी को इंट्रोड्यूस करता है, और उसकी वजह से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये भी बोलता है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ती रहती है, मतलब इस ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ती ही जा रही है। अभी मैं लेक्चर ख़त्म करूँगा और इसके बाद जो भी मतलब प्रोसेस चल रही होंगी सभी नेचुरल प्रोसेस, तो मतलब एंट्रोपी बढ़ ही रही होगी। तो द डायरेक्शन ऑफ, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, द डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस, यही है हमारा जो सोच समझना है, डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस process, direction of spontaneous process, and that is in equilibrium, that is eventually reaches at equilibrium and that is एंड इवेंचुअली रीच एट इक्विलिब्रियम। फिर क्या है, मैं थोड़ा स्टेटमेंट आज याद नहीं किया है, कैन बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रोपी कंसेप्ट, एंट्रोपी कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड through second law of thermodynamics, second law of thermodynamics, मतलब थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड ये वाला स्टेटमेंट पढ़ो, द डायरेक्शन, ये बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ था, केवल और केवल एनर्जी कंजर्वेशन बता रहा था, डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं बता रहा था, ना फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, ये सब किसने बताया, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आने पर इसने क्या बोला है, द डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड इवेंचुअली रीच एट इक्विलिब्रियम कैन बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रोपी कंसेप्ट इंट्रोड्यूस थ्रू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और एंट्रोपी की काफ़ी फील्ड लेके आए हैं, आज हम डीपली उसको और देखेंगे। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से अगर हमको स्पॉन्टेनिटी बताना है, स्पॉन्टेनिटी, तो डेल्टा एच, मतलब डेल्टा एच का क्राइटेरिया हमने देखा था एनर्जी का, एंथैल्पी, केवल और केवल एंथैल्पी का
मतलब अपन ने देखा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती हैं, लेकिन बाद में पता चला हमको, क्या पता चला कि कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो बाद में टर्म क्या आई थी, डेल्टा एच, मतलब दो डेल्टा एच इंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों कंबाइन होकर ही बता पाएंगे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। ठीक है, तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी को इंट्रोड्यूस किया था। और एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, ये पॉइंट मैं लिखवा दूंगा, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीज, यूनिवर्स। ठीक है, तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख लो। डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उनने डिफरेंट डिफरेंट बातें की। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहला स्टेटमेंट, हीट कैन नॉट फ्लो, मतलब नो हीट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। मतलब तुमने ऐसे देखा है, एक सपोज दैट इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस और इधर है 0 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हीट इधर से इधर फ्लो होगी? हीट बताओ, हीट इधर से इधर फ्लो होगी या इधर से इधर फ्लो होगी? तो ऑब्वियस सी बात है, हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होती है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ तो नहीं फ्लो होती। ये बात समझ में आती है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही बताता है, नो हीट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। सेकंड स्टेटमेंट जो बोला था, दूसरे साइंटिस्ट आए, ये डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उनने अपना अपना स्टेटमेंट देते गए और चले, मतलब अल्टीमेटली उसका सेम, मतलब एक ही पॉइंट था कि एनर्जी ऑफ, मतलब टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी। ठीक है, तो पहला टर्म ये मिला। दूसरा, नो प्रोसेस इज पॉसिबल, no process is possible that heat is completely converted into work। मतलब ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है जिसमें हीट डायरेक्ट, मतलब जितनी हीट दोगे उतना वर्क तुम करवा लोगे, बिल्कुल ऐसा कतई नहीं होगा। जैसे एक तुम इंजन पढ़ोगे, हीट इंजन, इसमें भी इज नॉट 100% एफिशिएंट इन थर्मोडायनेमिक्स। हीट इंजन तुम पढ़ोगे कहाँ? फिजिक्स में। उसमें तुम देखोगे कि 90% इफिशियंसी उसमें न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे कि एक हीट इंजन है और उसमें इतने परसेंट इफिशियंट है, ये कोई कितने परसेंट है, कोई कितने परसेंट इफिशियंट है। तो मतलब हीट इंजन बेसिकली क्या है, ये भी 100% इफिशियंट नहीं है। मतलब जितनी हीट दोगे जरूरी नहीं है पूरी हीट वर्क ही करके दे। कुछ इंजन को, जैसे सपोज दैट इंजन को गर्म करने में मतलब चली जाएगी, और कुछ हीट मतलब डिफरेंट सराउंडिंग में डिसिपेट हो जाएगी, और कुछ हीट वर्क करके देगी। तो मतलब कंप्लीटली हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी। कुल मिला के कहने का इतना मतलब है। आई थिंक बातें समझ में आई होंगी। अब हम बढ़ते हैं एंट्रोपी कैलकुलेशन पर। हाँ, हम बढ़ते हैं एंट्रोपी कैलकुलेशन। अब हम देखेंगे एंट्रोपी के अच्छे अच्छे फॉर्मूले निकल के आएंगे इधर से, रिवर्सिबल में देखेंगे, और डिफरेंट प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, सब देखने वाले हैं फिर से एक बार। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एंट्रोपी बेसिकली हम सिस्टम के लिए भी देखेंगे,
सराउंडिंग के लिए भी और यूनिवर्स के लिए भी। यूनिवर्स फ्रॉम फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हमेशा बढ़ती रहेगी। क्या होगी? पॉजिटिव। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ठीक है। तो पहला सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स ने क्या बोला था? एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कंटिन्यूअसली क्या रहेगी? बढ़ती रहेगी। रैंडमनेस बढ़ती रहती है। देखते हो झरना गिरता है, पहाड़ टूटते हैं, तो ये सब क्या है? डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है। तो मतलब डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है तो मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है। ठीक है, और ये चलता ही रहेगा तब तक, मतलब पृथ्वी रहेगी तब तक ये एंट्रोपी बढ़ती ही रहेगी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़े तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स किसके किसके बराबर होगी? एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग होगी। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। इतनी बात तो समझ में आती है। टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स किससे बना है? सिस्टम और सराउंडिंग से। तो टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ सिस्टम और एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। अगर मैं स्मॉल चेंज की बात करूं, ds स्मॉल चेंज के लिए है एंट्रोपी, एंट्रोपी स्मॉल चेंज के लिए। इधर क्या लिखेंगे? ये हीट चेंज करने पर चेंज होगी। हीट चेंज करेंगे एंट्रोपी चेंज होगी। ds टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है इफेक्ट करेगी। हीट चेंज करने पर एंट्रोपी पर इफेक्ट आएगा, और टेम्परेचर चेंज करेंगे तो एंट्रोपी ऑब्वियसली बात है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी ही बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी। तो एक फॉर्मूला निकल के आता है, फॉर्मूला अच्छे से याद रखना। ds इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ये एंट्रोपी है हीट अपॉन टाइम। क्यू रिवर्सिबल लिखना है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो हमारा डेल एस आ जाएगा, मतलब बड़ा चेंज, बड़ा एंट्रोपी में चेंज। तो क्या करेंगे? हम सिंपली इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये हो गया हमारा बड़ा चेंज के लिए। ठीक है, इसमें ये फॉर्मूला याद रखना है, इसको हम काफ़ी यूज़ करेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स बढ़ती है हमेशा, और डेल्टा एस यूनिवर्स, बेसिकली डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम और सराउंडिंग। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग के बराबर होगी। और ये स्मॉल चेंज है और लार्ज चेंज करना है तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग। एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग, एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग। तो एक बात देखना, मैं थोड़ी तुमको मतलब समझाऊं, सराउंडिंग पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा या कम इफेक्ट पड़ेगा? एक बात बताना, तुम एक बीकर में लैब में क्या कर रहे हो? इधर रिएक्शन, मतलब कोई भी रिएक्शन की है तुमने, सपोज दैट ये सिस्टम है और तुमने रिएक्शन की, क्या उसका इफेक्ट पूरे कमरे में देखने को मिलेगा? ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा इफेक्ट हीट का देखने को कहाँ मिलेगा? इधर ही बीकर में, सिस्टम में ही। तो क्या बोल सकते हैं? मैं एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ सराउंडिंग के लिए एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ। नो अमाउंट ऑफ हीट कैन क्रिएट टर्बुलेंस इन सराउंडिंग एंट्रोपी। सही बात भी है, सराउंडिंग में उतना ज़्यादा इफेक्ट तुमको देखने को नहीं मिलेगा, सराउंडिंग में उतना ज़्यादा इफेक्ट तुमको नहीं देखने को मिलने वाला।
तो डेल्टा एस सराउंडिंग अगर मैं लिखूं, डेल्टा एस सराउंडिंग, तो क्यू रिवर्सिबल अभी हमने पढ़ा था, अपॉन टी लिखा था, ये हमने पढ़ा था, और लार्ज चेंज के लिए हमने डेल्टा लगा के रखा था। तो क्यू, इसको मैं लिख सकता हूँ क्यू सराउंडिंग अपॉन टी। और ये क्या रिवर्सिबल प्रोसेस, भाई रिवर्सिबल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सराउंडिंग में बेसिकली ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो डेल्टा टी को बाहर ले आओ, डेल्टा एस सराउंडिंग 1/टी को बाहर ले आओ, क्यू सराउंडिंग। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। और एक बात देखो, क्यू जितनी हीट सिस्टम छोड़ेगा उतनी हीट क्या सराउंडिंग गेन कर लेगा। ये बात तो सही है। तो मतलब साइन क्या है, अपोजिट आने वाले हैं। ये बात समझ में आनी चाहिए। डी क्यू सिस्टम होगा तो माइनस डी एस सराउंडिंग, डी क्यू सराउंडिंग लिख सकता हूँ मैं, डी क्यू सराउंडिंग बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि जितनी हीट सिस्टम छोड़ेगा उतनी हीट क्या सराउंडिंग एब्जॉर्ब कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा। तो डेल्टा एस सिस्टम लिख सकता हूँ मैं, डेल्टा एस सराउंडिंग अगर मैं लिखना चाहूँ तो डेल्टा क्यू सिस्टम लिख सकता हूँ, डेल्टा क्यू सिस्टम सराउंडिंग की जगह बस सिस्टम अपॉन टी, ये लिख सकता हूँ या नहीं। और ये चीज़ भी याद रखना, जितनी हीट सिस्टम छोड़ेगा उतनी सराउंडिंग क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूला है छोटे छोटे से। अब हम मेन फॉर्मूले पर चलते हैं, जो कि हमको बहुत अच्छे से याद करके रखना है। उन्हीं फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए फॉर आइडियल गैस नॉट अंडरगोइंग, ना ही इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, ना ही क्या हो रहा है, फिजिकल और केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। नॉट अंडरगोइंग फिजिकल और केमिकल चेंज, इतनी बात बस याद रख लेना। मतलब इसमें फेज चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, फेज चेंज नहीं हो रहा है। तो डेल्टा एस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है, और इसमें बड़ा चेंज करने के लिए हमने इंटीग्रेशन लगा दिया था, क्योंकि छोटा छोटा अगर इंटीग्रेशन लगा देते हैं तो मतलब बड़ा हो जाता है, सबका सम अप हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को यूज करूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, तो डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो क्यू बराबर डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू होगा, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, क्यू बराबर, हाँ, तो डेल्टा एस बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू अपॉन टी, ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मैं डेल्टा एस को, अब डब्ल्यू को वर्क डन हमने क्या पढ़ा था, माइनस पी डी वी, बिल्कुल। तो डेल्टा यू माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस पी डी वी अपॉन डेल्टा टी, मतलब टेम्परेचर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो डेल्टा यू की वैल्यू एन सी बी डी टी हमको पता है। अरे भैया, डेल्टा यू की जगह एन सी बी डी टी लिख सकते हैं, और पी डी वी, पी के जगह पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी टी की जगह मैं लिख सकता हूँ एन आर अपॉन बी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिखूंगा। और ठीक है, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू, मैं अब लिख रहा हूँ लिमिट लगा के, टेम्परेचर T1 से T2 है, डेल्टा यू को एन सी बी डी टी, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, अपॉन टेम्परेचर T है, प्लस पी
टी टी को मैंने क्या लिखा है, एन आर अपॉन बी, एन आर अपॉन बी और डी बी। इधर लिमिट कहाँ से, V1 से V2 लगा दूंगा। तो देखो एन सी बी को मैं बाहर लाऊं और डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन टी आएगा। डेल्टा एस इज इक्वल टू T1 T2, मैं इसको बाहर लिख के सीधा लिख दे रहा। एन सी बी को बाहर निकाल दो और इसके इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन कर दो, तो एल एन टी आएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेंगी, T1 से T2। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, जगह नहीं है, एल एन टी टू अपॉन T1, एल एन टी टू अपॉन T1, इस तरह भी तो लिख सकता हूँ। बिल्कुल, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। इसी तरह एन आर को तो मैं बाहर निकाल दूंगा, डी बी अपॉन बी बचा, तो एल एन बी आएगा और लिमिट लगेंगी V1 से V2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एल एन V2 अपॉन V1, एल एन V2 अपॉन V1, एन आर एल एन V2 अपॉन V1। तो ये हमारा एंट्रोपी का फॉर्मूला निकल के आया है। एन सी बी एल एन T2 अपॉन T1 और एन आर एल एन V2 अपॉन V1। और एंट्रोपी का एक और फॉर्मूला, अगर सीपी की टर्म में लिखना है तो एक और फॉर्मूला होता है डेल्टा एस। इसका डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ, जरूरी भी नहीं है। एन सी पी कॉन्स्टेंट प्रेशर, एल एन T2 अपॉन T1 प्लस एन आर एल एन, इधर V2 अपॉन V1 था, इधर रहेगा P1 अपॉन P2। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं जो कि तुमको याद रखने हैं अच्छे से। और हम डिफरेंट प्रोसेस पढ़ेंगे तो इन्हीं फार्मूलों को हम क्या करेंगे, यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। कैमरा चल रहा है या नहीं, कैमरा चल रहा है। और आई थिंक ये फार्मूले भी तुमको अब एक दो बार अच्छे से देखोगे याद हो जाएंगे, एक दो बार अपने नोट्स में लिखोगे तो भी याद हो जाएंगे। तुम्हारी मतलब प्रॉब्लम तो नहीं बोलूँगा, प्रॉब्लम तो नहीं है ये याद करना तो पड़ता है भाई, थोड़ा बहुत याद करना पड़ता है। फॉर्मूले डेरिवेशन कोई नहीं पूछता, डेरिवेशन को तो मैं करवा ही दे रहा है ऐसे ही, मतलब कि चलो हटाओ कर लो। लेकिन अल्टीमेटली जहाँ पर मैं डब्बा बना दे रहा हूँ बस वही फार्मूला याद रख लेना, भाड़ में जाने दो दुनियादारी। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में इतने ज़्यादा डेरिवेशन हो जाएंगे, इतने ज़्यादा फार्मूले, तुमको एप्लीकेशन आने चाहिए। अच्छा, इधर ये फार्मूला लगाएंगे, उधर वो फार्मूला, ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। तो आई थिंक समझ गए होगे। अब फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए देख रहे हैं, फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो डी क्यू सिस्टम, जितनी सिस्टम हीट छोड़ेगा उतनी सिस्टम सराउंडिंग हीट गेन करेगी, माइनस डी क्यू सराउंडिंग। ये बात तो सबको समझ में आती है। और फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस डेल्टा एस यूनिवर्स, डेल्टा एस यूनिवर्स किसके किसके बराबर होता है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। डेल्टा एस सिस्टम डेल्टा एस सराउंडिंग जस्ट अपोजिट है। मतलब देखो डेल्टा, इधर से मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एस सिस्टम, हीट जितनी सिस्टम दे रहा है सराउंडिंग उतनी गेन कर रहा है, तो डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग लिख सकता हूँ मैं। तो इधर से दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो डेल्टा एस यूनिवर्स जो आएगा रिवर्सिबल के केस में क्या आएगा, जीरो। मतलब एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स में रिवर्सिबल प्रोसेस में जीरो चेंज आता है। ठीक है, इतनी बात तुमको दिमाग में जहन में बिठा के रखनी है। तो अब हम डिफरेंट प्रोसेस में देख ले रहे हैं फॉर्मूला जो अभी हमने ड्राइव किया था। हमने ड्राइव क्या किया था, सबसे पहले वो फार्मूला ही लिखना चाहिए हमको।
डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी बी एल एन T2 अपॉन T1 प्लस, ब्रैकेट हटाओ यार, ऐसे ही रहने दो, एन आर एल एन V2 अपॉन V1। एक फार्मूला ये था डेल्टा एस का, दूसरा फार्मूला एन सी पी एल एन T2 अपॉन T1 प्लस एन आर एल एन P1 अपॉन P2। इधर V2 अपन V1 है, इधर P1 अपन P2। अब मैं डिफरेंट प्रोसेस लिख रहा हूँ। इधर सबसे पहले लिख रहा हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, मतलब डेल्टा टी जीरो, T1 इज इक्वल टू T2, डेल्टा टी जीरो। अब टेम्परेचर ये वाली टर्म जीरो कर दो आइसोथर्मल में, तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर एल एन V2 अपॉन V1। एक फॉर्मूला ये निकल के आएगा। अगर प्रेशर की टर्म में लिखना है तो आइसोथर्मल में ये तो जीरो हो जाएगा, ये तो कट के जीरो, एन आर एल एन P1 अपॉन P2, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर एल एन P1 अपॉन P2। एक फॉर्मूला ये निकल के आएगा। अगर मैं दूसरी प्रोसेस की बात करूं, कौन से, आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट, तो P1 इज इक्वल टू P2, डेल्टा P क्या रहेगा इधर, जीरो। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, बचेगा क्या, ये वाला फॉर्मूला। तो डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या निकलेगा, एन सी पी एल एन T2 अपॉन T1। एक फॉर्मूला इधर से निकलेगा, ठीक है। दो प्रोसेस पढ़ लिए हैं, अब एक प्रोसेस रह गई है, कौन सी, आइसोकोरिक और फिर एडियाबैटिक। दोनों ये सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, जितने डब्बे बनाता जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। अब मैं किसके लिए, थर्ड आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है इधर, वॉल्यूम कांस्टेंट V1 इज इक्वल टू V2 और डेल्टा भी जीरो होता है। वॉल्यूम टर्म इधर है, इसको जीरो कर दो तो इधर से एन सी बी एल एन T2 अपॉन T1 आएगा, एन सी बी एल एन T2 अपॉन T1। ये फार्मूला निकल के आएगा। फोर्थ कंडीशन है एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, क्यू रिवर्सिबल, इधर क्या होगा, क्यू रिवर्सिबल जीरो होगा, क्यू रिवर्सिबल जीरो होगा, ds सिस्टम क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, ये जीरो है तो ये भी जीरो रहेगा। इस और क्यू सराउंडिंग क्या होगा, क्यू सराउंडिंग भी जीरो। जब हीट का एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है तो डेल्टा एस सराउंडिंग भी क्या आएगा, सराउंडिंग क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, तो ये भी क्या रहेगा, जीरो, क्यू सराउंडिंग, ये भी क्या रहेगा, जीरो। तो सब कुछ जीरो है इधर, ठीक है। कैमरा तो चल रहा है, आज का लेक्चर भी अच्छे से चल ही रहा है। अब हम फाइनली पढ़ेंगे, देखो रिवर्सिबल वाला हमने सब खेल खत्म कर दिया, डिफरेंट प्रोसेस के लिए भी देख लिए। अब हम देखेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी बी एल एन T2 अपॉन T1 प्लस
आर एल एन टी V2 अपॉन V1। ये किसके लिए? फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस के, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। और डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू 0 होगा किसके केस में? फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। अब हमको देखना है, क्या देखना है? सॉलिड लिक्विड में जब फेस चेंज नहीं हो रहा है तब देखना है केस डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस सराउंडिंग क्यू सराउंडिंग होगा, क्यू सराउंडिंग अपॉन टी फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस when phase when phase are not changing, not changing। तो Q को NC डेल्टा टी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। डेल्टा S इंटीग्रेशन लगा लो, डेल्टा S NC डेल्टा टी अपॉन टी। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो NC तो बाहर निकल आएगा, ln टी, अरे पूरा करके दिखाना पड़ेगा, NC ln टी, और लिमिट कहाँ से? T1 से T2 लगेगी, तो डेल्टा S आएगा इधर से NC ln T2 अपॉन T1। ये फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है। चलो काफ़ी फॉर्मूले हो गए हैं, एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। आज इतना ही हल्का सा रखेंगे और कल इसकी और प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं। क्वेश्चन क्या है? व्हेन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस is compressed to half of its initial volume and simultaneously halved simultaneous heated to twice its initial temperature. The change in entropy, the change in entropy of gas डेल्टा एस इज, पहला CpLN2, सेकंड CvLN2, थर्ड RLN2, फोर्थ Cv - RLN2। तो चलो देखते हैं फॉर्मूला लगा के क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 1 मोल N दे दिया है, 1 मोल कंप्रेस्ड हाफ ऑफ इनिशियल वॉल्यूम V1 x था, तो V2 कितना हो गया? x अपॉन 2। टेम्परेचर इज हीटेड टू इनिशियल टेम्परेचर ट्वाइस ऑफ इनिशियल टेम्परेचर, x था नहीं, इसको y मानो, तो T2 कितना हो जाएगा? 2y। अब फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला क्या लगाएंगे? डेल्टा S पूछा है, n Cv ln T2 अपॉन T1 प्लस NR ln V2 अपॉन V1। N1 है, CV रहने दो, ln T2 की वैल्यू 2y है और T1 की y प्लस
एन आर एल एन वी टू कितना है एक्स बाई टू, और इधर एक्स है, एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया, एन की वैल्यू भी इधर बन रहेगी। तो इधर से क्या आया सी बी एल एन टू प्लस, अब देखो आर एल एन टू की पावर -1 लिख सकता हूँ, और ये माइनस पावर आगे आ जाएगी, तो माइनस आर एल एन टू, बस एल एन टू को कॉमन ले लो, सी बी माइनस आर इज इक्वल टू एल एन टू। फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बोला था जो जो डब्बे में फॉर्मूले बंद किए हैं मैंने, उनको तो एकदम रट लेना, बस उन्हीं से क्वेश्चन निकल जाएगा। सबसे ज़्यादा जो जो मैंने डब्बे बना दिए हैं एंट्रोपी का और डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए, बस वही फॉर्मूले याद कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस CPm is equal to 5/2 R is expand isothermally at 300 Kelvin until its volume is tripled. Then the change in entropy of gas is A option 0, second option infinity, third option 5/2 R ln 3, फोर्थ ऑप्शन आर एल एन 3। तो बेसिकली क्वेश्चन देखो, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस सीपी दे दिया है, एक्सपेंड आइसोथर्मली कंडीशन दे दिया है आइसोथर्मली में फॉर्मूला क्या लिखना, क्या पढ़ा था हमने, आइसोथर्मली में टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, टेम्परेचर एन आर एल एन V2 अपॉन V1, टेम्परेचर वाला टर्म तो 0 हो जाता है। तो क्या बोला है, वॉल्यूम ट्रिपल्ड हो रहा है, इनिशियली वॉल्यूम V था तो V2 क्या हो गया 3V। तो बस 1 मोल दिया है, 1 मोल R की वैल्यू R ln V2 है 3V अपॉन V से V कट गया R ln 3। फोर्थ ऑप्शन, अगर फॉर्मूला याद होगा 2 मिनट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस पर फॉर्मूला बेस्ड ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बकाया कल देखेंगे, कल और प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।